What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टडी लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत शानदार बात यहाँ पर बोली गई है, प्रैक्टिकल है, लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे तो काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। जब इंसान किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में होता है, वो उस लाइफ को उस तरीके से एंजॉय कर रहा होता है कि उससे बाहर निकलने में उसको टेंशन होती है। उसको ये लगता है कि अगर यहाँ से बाहर निकल के जाऊंगा तो जो दूसरी जिंदगी होगी वहां पर उसको काफी ज्यादा टेंशन मिलने वाली है, प्रॉब्लम मिलने वाली है। तो इसलिए वो अपने कंफर्ट जोन में रहता है। वो हमेशा ये सोचता है कि जो उसके पास में है उसे छोड़ने से उसको डर लगता है, पर लेकिन जो उसको छोड़ने के बाद में जो चीजें मिलने वाली हैं, जो चीजें लाइफ में वो अचीव करने वाला है, उसके ऊपर फोकस नहीं देता है। अगर यहां से इंसान जो चीजें उसके पास में उसको छोड़कर उस चीज पर फोकस देना स्टार्ट कर दे कि आगे क्या करने से उसको क्या मिल सकता है, तो हमेशा लाइफ में इंसान एक अच्छा डिसीजन लेगा और हमेशा एक प्रोग्रेसिव पाथ पर रहेगा। पर लेकिन अपने एक जोन में इंसान इतना ज्यादा खुश रहता है कि उसको वहां से निकलने से डर लगने लगता है। तो ये चीजें काफी खतरनाक एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं लाइफ में। कई बार आप लोगों ने ये चीजें रिलेशनशिप में भी देखी होंगी। कई सारी ऐसी रिलेशनशिप होती है जहां पर इंसान जो है वो घुटने लगता है एक दूसरे के साथ में, पर लेकिन वहां से निकलने के बारे में नहीं सोचता है। पर लेकिन अगर वहां से निकले तो हो सकता है लाइफ में उससे भी बेटर कोई जगह मिल जाए, शांति रहे लाइफ में। तो इसी तरीके से लाइफ में कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कोशिश कीजिए लाइफ में अगर कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन आप लोगों को लगती है तो वहां से निकलने की कोशिश कीजिए और लाइफ में एक सही डायरेक्शन में अपना एक गोल अचीव करने की कोशिश कीजिए। और काम पर फोकस जितना दोगे उतना ही ज्यादा लाइफ में अपने आप को शांत रख पाओगे। तो ये चीजें हैं जो लाइफ में आप लोग इंप्लीमेंट कर कर देख सकते हैं, और प्रैक्टिकल चीजें देखिएगा जरूर अगर लाइफ में कभी चांस मिले तो। आज है सैटरडे और संडे आप लोगों का रिवीजन का पॉइंट होता है। जो भी पूरे वीक में हम लोगों ने डिस्कस किया है उसको आप लोग जाकर रिवाइज कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि सारी चीजें कोशिश अगर आप लोग वीक का रिवाइज कर सकते हैं तो फिर लास्ट वाले वीक पर भी थोड़ा सा फोकस दीजिएगा। तो इस तरीके से पैटर्न को आप लोग लेकर चलिए, काफी कुछ आप लोग यहाँ पर लंबे समय तक याद रख पाएंगे और एग्जाम में भी आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। लाइफ में आप लोगों को अगर जान है तो जहान है, वो चीजें आप लोगों ने कई बार मैंने आप लोगों को बोली भी है। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 77 लाख केस ऑल ओवर वर्ल्ड में हो चुके हैं। अगर बात करें यहाँ पर डेथ के मामले में तो 4,27,000 लोग की जान अब तक जा चुकी हैं, और इसी के साथ में 39 लाख लोग ऐसे हैं जो यहाँ से रिकवर कर चुके हैं, यानी कि 39 लाख जो लोग ऐसे हैं जो यहाँ से रिकवर कर चुके हैं। अगर बात करूं यूएसए की टॉप पर चल रहा है 21 लाख केसेस के साथ में और 1,16,000 डेथ के साथ में। ब्राजील के बारे में अगर आप लोगों से बात करूं तो ब्राजील जो है यहाँ पर ये 8,29,000 केस के साथ में दूसरे नंबर पर है, और डेथ के मामले में भी अब दूसरे नंबर पर आ गया है। पहले डेथ के मामले में यूके दूसरे नंबर पर हुआ करता था, अब ब्राजील दूसरे नंबर पर आ गया इसको पीछे छोड़ते हुए। हमारी कंट्री यहाँ पर चौथे नंबर पर बरकरार है यहाँ पर, जो कि 3,09,000 केस के साथ में यहाँ पर डेली अब 10,000 से ऊपर केस आ रहे हैं। तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा सोचेगा, अपने आप को सिक्योर रखेगा। 8,890 के करीब जो लोग हैं उनकी अभी रिसेंटली यहाँ पर डेथ हो चुकी है। हमारी कंट्री में टोटल केस मैंने आप लोगों को बताई दिए, जो रिकवर होने वाले लोग हैं उनकी संख्या 7,000 क्रॉस कर चुकी है। एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। महाराष्ट्र अकेला राज्य हमारी कंट्री में बन गया जहां पर 1 लाख से ज्यादा केस क्रॉस हो चुके हैं। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है 40,000 के साथ में, दिल्ली तीसरे नंबर पर है 36,000 के साथ में। तो ये आंकड़े हैं जिसके ध्यान में रखते हुए आप लोग अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन में लेकर चल सकते हैं। तो इसके बारे में आइडिया जरूर रखिएगा। और ये वो पॉइंट है जिसके बारे में मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया था यहाँ पर, कि जब से यहाँ पर लॉकडाउन ओपन किया गया, पहले दिल्ली में लगभग 6 से 7,000 केस टेस्टिंग किया करते थे डेली, पर लेकिन अब घटकर उनकी संख्या 3,000 आ चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को फटकार लगाते हुए यही बात बोली है कि अगर केस आप लोग चेक नहीं कर रहे हैं तो ये सोल्यूशन नहीं है आप लोगों की प्रॉब्लम का। आप लोगों को प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पर आप लोग जो टेस्ट करिए और फिर उनका सोल्यूशन निकालिए। टेस्ट से भागना यानी कि यही ना पता चले कौन लोग इन्फेक्टेड है और कौन इन्फेक्टेड नहीं है, तो ये कितने हद तक आप लोग इसको सोल्यूशन लेकर चल रहे हैं, तो ये सही तरीका यहां पर नहीं है। तो ये बातें यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोली गई है दिल्ली गवर्नमेंट को। तो देखते हैं कितनी आंखें खुलती है। और दिल्ली गवर्नमेंट नहीं, और भी कई सारे एरिया में ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी कि छिपा रहे हैं केसेस को, कितने केस आ रहे हैं और नंबर ऑफ डेथ के बारे में भी यहां पर पता नहीं चल पा रहा है, ताकि लोगों में पैनिक क्रिएट न हो जाए। आज का जो निबंध है काफी अच्छा आप लोग बोल सकते हैं, और ये इस तरीके से भी अच्छा है क्योंकि कई बार आप लोगों ने ये चीजें रियल लाइफ में भी देखी होगी। ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, यानी कि एक तरीके से अगर थोड़ा ज्ञान आप लोगों को लाइफ में है तो वो एक खतरनाक चीज है। और यूपीएससी यहाँ पर ये क्वेश्चन ये ऐसे पूछ चुकी है। अगर किसी भी टॉपिक के बारे में आप लोगों को ज्ञान पूरा नहीं है तो आप लोग ऐसे डिसीजन लोगे जो आप लोगों को काफी बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो ये आप लोगों को हर एक लेवल पर आप लोग देखते हैं। इन्वायरमेंट के मामले में इसको देखिए, जिस तरीके से जो वेस्टर्न घाट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वेस्टर्न घाट में ऑलरेडी कई सारी कमेटी ऐसी रिकमेंड दे चुकी है कि आप लोग यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो एरिया है इसको थोड़ा सा एक प्रोटेक्टेड जोन में रखना है। पर लेकिन जो यहाँ पर गवर्नमेंट है वो हमेशा अपनी नॉलेज के बेस पर वहां पर हमेशा खुदाई करती रहती है। तो ये मैंने आप लोगों को एक उदाहरण बताया, ऐसा आप लोग हजारों
हजारों उदाहरण यहां पर दे सकते हैं किसी पर्टिकुलर सिनेरियो सिचुएशन के बारे में अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं है। वो ये ना कि बोला आप लोगों ने देखा होगा कि पानी में कूदने से पहले एक बार चेक कर लेना चाहिए कि पानी कितना गहरा है। अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि पानी कितना गहरा है तो डूबने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसको एक तरीके से बुद्धिमत्ता की निशानी आप लोग बोल सकते हैं कि थोड़ा सा चेक कर लेना चाहिए। तो हमेशा जो लिटिल नॉलेज होती है, कम नॉलेज होती है किसी भी चीज के बारे में, तो वो हमेशा एक तरीके से खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर देती है। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण आप लोग ले सकते हैं। आप पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ से, इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ से, एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ से, इवन रियल लाइफ के भी आप लोग उदाहरण यहां पर ऐड कर सकते हैं जो आप लोगों ने इधर उधर न्यूज़पेपर में देखे होंगे। तो ये सारी चीजें ऐड कर एक अच्छा सा निबंध लिखने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों की खुद की ओन डायमेंशन होनी चाहिए। सर्च कीजिएगा इंटरनेट पर, पूरा टाइम आप लोगों के पास में रहता है। जो भी चीजें आप लोग यहां पर एक अच्छे लेवल का ऐसे लिख सकते हैं वो आप लोगों को यहां पर ट्राई करना है। आप लोगों ने कई बार एक बात और सुनी होगी कि अधूरे ज्ञान से अच्छा है कि ज्ञान इंसान को न हो, क्योंकि जब अधूरा ज्ञान रहता है तो वो उसको और ज्यादा गुमराह कर देता है। चीजें कुछ और होती हैं और वो इंटरप्रिटेशन उसका कुछ और लगा लेता है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग एक मोटा मोटा सा आइडिया रखेगा और एक अच्छा ऐसे लिखने की कोशिश कीजिएगा। एक और बात यहां पर इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग स्टेट पीसीएस या फिर किसी बैंकिंग या फिर दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये नहीं कि यूपीएससी की तैयारी आप लोग नहीं कर रहे हैं और ऐसे आप लोग को इन्हीं शब्द में लिखना है। तो जो भी आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से आप लोग इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। बेसिकली ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल हम लोगों को डिस्कस करने हैं। काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिनके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। तो एक एक कर यहां पर देखते हैं। सबसे पहला जो यहां पर आर्टिकल है, अभी जो राजस्थान के अंदर गड़बड़ी चल रही है, जो गवर्नमेंट को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में आर्टिकल है। तो थोड़ा सा नजर यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में भी हम लोग जानेंगे। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसके बारे में होनी चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तमिलनाडु में कई सारे एरिया के नाम चेंज किए गए, कई की स्पेलिंग चेंज की गई है नाम की, तो उसके बारे में यहां पर एनालिसिस किया जा रहा है। तो हल्का सा नजर इस आर्टिकल के ऊपर भी डालेंगे। ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं। जो ऑनलाइन एजुकेशन है, क्या वो रिप्लेसमेंट है आज की डेट में जो ऑफलाइन एजुकेशन है उसका? तो ये एक एनालिसिस किया गया है। तो इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे और क्वेश्चन भी एग्जाम में आप लोगों के लिए बन सकता है। यहां फिर से अमेरिका में जो भी कंडीशन आप लोग यहां पर देखने को मिल रही है, जो रंग के नाम पर, कलर के नाम पर जो लोगों के अंदर जो यहां पर डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलता है, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो जानेंगे इन चीजों के, ये यहां पर कोई मतलब एक तरीके से जो चीजें यहां पर बताई गई हैं वो वही चीजें हैं जो ऑलरेडी मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। देखिए आज के डेट में हम लोगों ने एक आर्टिकल डिस्कस किया था नेल्सन मंडेला, गांधी जी के बारे में, किंग मार्टिन लूथर। तो ये सारे लोग ऑलरेडी अपनी आइडियोलॉजी देखकर जा चुके हैं कैसे आप लोग एक सोसाइटी में, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी में रहना है और चीजों को आगे लेकर चलना है। पर लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उनके आइडियोलॉजी को भूल जाते हैं। हम लोग हमेशा जो पैटर्न, जो प्रेजेंट सिनेरी हो उसको देखकर हम लोग अपनी चीजें करते रहते हैं। जो हमारे पास में सॉल्यूशन होते हैं उनको हम लोग आंख बंद कर लेते हैं कि हाँ ये भी कोई सॉल्यूशन है। हम लोग हमेशा एक सस्ता सा और आसान सा रास्ता चूज करने की कोशिश करते हैं, भले ही वो गलत क्यों ना हो। तो आज की डेट में मैक्सिमम डिसीजन आप लोग ऐसे ही देखने को मिलेंगे कि जब भी सिचुएशन कोई ऐसी आती है तो वहां पर इंसान क्या करता है कि ऐसा रास्ता चूज करता है जो उसको सबसे आसान लगे, चाहे वो कैसा ही रास्ता क्यों ना हो। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, जो लोग हैं जो हम लोग को एक पाथ दिखा के गए हैं, वो पाथ हम लोग भूल जाते हैं। अब पॉलिटिक्स की आप लोग बात कर लीजिए, पॉलिटिक्स में गेन करने के लिए मैक्सिमम जब भी इलेक्शन होंगे आप लोगों को दंगे उसी टाइम पर देखने को मिलेंगे। तो वो सिचुएशन यहाँ पर कलर के नाम पर भेदभाव, ये सारी चीजें आप लोग हमेशा देखने को मिलती है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। अभी यूएसए में यहाँ पर अभी एक पर्सन की जान चलेगी जिसके चलते ये बार बार ऐसे आर्टिकल आ रहे हैं। ये वाला आर्टिकल भी इसके साथ में कंबाइन कर डिस्कस कर लूंगा थोड़ा सा, क्योंकि यहां पर बात की जा रही है नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में। नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में इंटरनेट की जो प्रॉब्लम हो रही है, बात तो की जा रही है ऑनलाइन एजुकेशन की, पर लेकिन बच्चों को वहां पर सिग्नल नहीं मिल पा रहे हैं। तो उसके बारे में यहां पर एनालिसिस किया जा रहा है। तो जानेंगे इसके बारे में, जो एजुकेशन वाला आर्टिकल है उसके साथ में कंबाइन कर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप लोगों से कि निबंध आप लोग जरूर लिखें, उससे पीछे आप लोगों को नहीं हटना है, क्योंकि बेसिक पर्पज यही रहता है कि वीक में एक निबंध अगर आप लोग लिख लेंगे तो एग्जाम में, एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग कंफर्टेबल फील करेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ता हूं। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है एजुकेशन के बारे में। जो एजुकेशन को आज के डेट में ऑफलाइन से ऑनलाइन लाने की बात की जा रही है, तो कितने हद तक वो सही है उसके ऊपर एक एनालिसिस किया जा रहा है। सबसे पहले आप लोग अपनी कंट्री में एक एजुकेशन सिस्टम समझने की कोशिश कीजिए कि हमारी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। तो ये है आप लोगों के सामने हमारी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम, जिसमें आप लोग यहां पर क्लास 1 से लेके जो हायर एजुकेशन तक आप लोगों को चीजें देखने को मिलेंगी। यानी कि एक तरीके से एलिमेंट्री एजुकेशन जो आप लोगों ने कई बार शब्द सुना है, तो उसका क्या मतलब है, प्राइमरी एजुकेशन कहां से कहां तक होती है, ये सारी चीजें आप लोग एक बार सुन लीजिए, फिर आप लोग इनको कभी कंफ्यूजन में नहीं रखेंगे। एज के हिसाब से अगर मैं बात करूं, 6 साल की उम्र से आप लोग की एलिमेंट्री एजुकेशन स्टार्ट होती है। उससे पहले आप लोगों की प्राइमरी एजुकेशन होती है, जो आप लोगों ने सुना होगा एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी, वो सब चीजें जो आप लोग की चलती हैं। तो वो सारी आप लोग की ये है एक तरीके से प्री प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, प्री प्राइमरी, ठीक है, यानी कि प्राइमरी से पहले, तो प्री प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। तो कब से होती है ये
ये 6 साल से स्टार्ट होती है। फिर क्लास 1 में आप लोग जाते हैं, तो क्लास 1 से लेके जब क्लास 8 तक आप लोग जाओगे तो इसे एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं। ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, पहली प्राइमरी स्कूल और दूसरी अपर प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल जो रहता है ये 5वीं तक रहता है, 6ठी 7वीं 8वीं फिर आप लोगों को यहाँ पर अपर प्राइमरी स्कूल देखने को मिल जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में याद रखेगा। हमारी कंट्री में जो कंपलसरी एजुकेशन की गई है वो यही वाली एजुकेशन है, जिसमें 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को यानी कि 8वीं क्लास तक सबके लिए एजुकेशन कंपलसरी हमारे संविधान में यहाँ पर आज के डेट में ये प्रोविजन है। तो ये कंपलसरी एजुकेशन है कि ये सबको प्रोवाइड कराई जाएगी, भले ही उस बंदे के पास में रिसोर्सेज न हो एजुकेशन लेने के लिए। नेक्स्ट जब हम लोग यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी कैटेगरी में जाते हैं तो इसको 2 कैटेगरी में आप लोग डिवाइड करते हैं, एक तो यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल और दूसरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अगर 9वीं 10वीं की बात करें तो सेकेंडरी स्कूल हो गया, सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गया 11वीं और 12वीं। अब यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल रहने वाला है वो रहने वाला है हायर एजुकेशन के ऊपर। हायर एजुकेशन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर सारी चीजें आ जाती हैं, बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, पीएचडी वगैरह, ये सारी चीजें जो भी आप लोग की स्टडी आप लोग करते हैं तो वो सब हायर एजुकेशन की कैटेगरी में आ जाता है। तो अगर ये आप लोगों के माइंड में क्लियर है तो अभी हम लोग यहाँ पर आर्टिकल के साइड में चलते हैं, आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। हमारी कंट्री में जो एजुकेशन को लेकर चलने वाली बॉडी है उसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि यूजीसी उसको हम लोग बोलते हैं। तो रिसेंटली यूजीसी के द्वारा अभी यहाँ पर कोविड-19 जो पेंडेमिक है उसके चलते यहाँ पर एक सर्कुलर इशू किया गया है कि आज की डेट में मैसिव ओपन ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं उनको यहाँ पर ओपन किया जाए, यानी कि एक तरीके से ऑफलाइन से हटकर ऑनलाइन कोर्स को बेचना स्टार्ट किया जाए। और गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, इसको बोलते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं स्वयं, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म जहां पर सारी चीजें करने की बात की जा रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, यानी कि ऑफलाइन से ऑनलाइन ले जाने की कोशिश की जा रही है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। तो ये MOOCS कई जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हालांकि अगर इसको ढंग से देखें हम लोग तो ये ऐसे होता है जैसे कि देखने में थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ यार लोगों को एजुकेशन मिल पाएगी, ऑनलाइन एजुकेशन रहेगी, नेशनल लॉकडाउन के टाइम पर भी यहाँ पर चीजें चल पाएगी, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर ये ग्रेट डेंजर देखने को मिलेगा, एक इंस्ट्रूमेंट जो अचीव करने की कोशिश की जा रही है, ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो, यानी कि टारगेट ये रखा गया है कि जो 25% के करीब ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो है उसको 30% में यहां पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं कि इसको 30% तक ले जाने की कोशिश की जा रही है जो ग्रोस इनरोलमेंट है यहां पर। तो इसके चलते अगर आप लोग मोटे मोटे तौर पर बात करते हैं तो हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करेंगे हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है कंट्री में, उनकी सीट तो बढ़ाने से गए, जो सीट है बेसिकली कॉलेज के अंदर ये क्या कर रहे हैं उसको कम कर ऑनलाइन लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग इस चीज को देखते हैं तो ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम जो अवेलेबल कराए जा रहे हैं स्टूडेंट्स को, इनरोल किया जा रहा है ग्रेजुएट, और इसी के साथ में जहां पर ये ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने की बात की जा रही है, तो ये सही तरीका यहां पर नहीं है। एजुकेशन जो है यहां पर एक तरीके से वो कॉम्बिनेशन होगा आज आने वाले टाइम में कंटेंट और कंजप्शन का, यानी कि लोग जो है ऑनलाइन चीजें प्रोवाइड कराएंगे। अब ऑनलाइन आज के डेट में इतने सारे मीडियम हो चुके हैं, कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है, एक ही टॉपिक को 10-10 जगह से देखते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है माइंड में कि यार कहां पर क्या करें। तो बच्चे जो है आज के डेट में डाइवर्ट काफी ज्यादा हो रहे हैं, उनको कोई प्रॉपर एक गाइड करने वाली चीज नहीं है कि हाँ ये चीजें सही है, ये चीजें गलत है, क्योंकि बहुत बड़ा एक तरीके से ओशन सामने खुल गया है, पर लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि इसको टैकल करके कैसे चलना है। तो ये सिचुएशन काफी बड़ी आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो एजुकेशन के बारे में अगर मैं यहां पर बात करूं तो वही बातें बोलने की कोशिश की जा रही है कि अगर हम लोग ऑनलाइन जाते हैं तो इसको और ज्यादा डाइल्यूट यहां पर कर दिया जाएगा, जो कि खासकर हम लोग इनरोलमेंट तो बढ़ा पाएंगे पर लेकिन एक्चुअल में क्या उस लेवल पर हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड करा पाएंगे, तो ये सोचने वाली बात है। तो सारे जो भी यहां पर ऑनलाइन जो फॉर्म है यहां पर, जैसे MOOC के बारे में हम लोगों ने बात की, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन सोर्सेज। तो अगर इसके बारे में आप लोग चेक करते हैं तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है यहां पर वो एक तरीके से टॉप डाउन अप्रोच लेकर चलेगा, यानी कि अगर आप लोग एक ऐसे समझिए आप लोग क्लास में बैठे हैं, ठीक है, और मैं आप लोगों को एक बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं, आप लोग वहां पर मेरे सामने बैठे हैं, तो वहां पर क्या होगा, जिस भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो एकदम टीचर को रोक लेता है, और रोकने के बाद में टीचर को बोलता है कि सर ये प्रॉब्लम है यहां पर, ये समझ में नहीं आ रहा है, एक बार इसको एक्सप्लेन कर दो। पर ये इस तरीके से जो पैटर्न है ये आप लोग ऑनलाइन वाले मीडियम में आप लोग ज्यादा यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर एक तरीके से उसमें ऑफलाइन में वहां पर लिमिटेड सीट होती है, 50-60 बच्चे बैठे होते हैं, ऑनलाइन में 40,000 50,000 बच्चे लेक्चर देख रहे होते हैं, तो उस टाइम पर यह पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हर एक बच्चे पर ध्यान दिया जा सके। वहां पर कमेंट आते हैं, हालांकि कमेंट पढ़े जाते हैं, पर लेकिन कितने हद तक आप लोग रिप्लाई करोगे वो चीजों के लिए यहां पर ज्यादा टाइम यहां पर नहीं मिल पाता है। सबसे बड़ी बात तो यह हो गई कि अगर आप लोग क्लासरूम में बैठोगे तो एक दूसरे के साथ में दोस्ती होगी, यारी होगी, बात करोगे, डिबेट डिस्कशन होगा, अच्छे आइडिया एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं, हालांकि अच्छे आइडिया भी और इसी के साथ में बुरे आइडिया भी एक्सचेंज हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है आप लोगों के नेचर के ऊपर कि किस
तरीके के आइडिया में आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं, तो यहां पर कंडीशन दोनों ही तरीके की होती है। देखिए हमेशा जब भी आप लोग लाइफ में कहीं पर भी होते हैं ना, आपके पास में दो पाथ होते हैं चूज करने के लिए। जैसे मॉर्निंग में अलार्म बजता है, एक तो ये होता है कि एकदम अलार्म बजते ही उठें, फोन को साइड में रखें और अपने काम पर लग जाएं। दूसरा ये होता है कि उसको पोस्टपोन कर फिर से लौट जाएं। इसी तरीके से लाइफ में होता है, एक आप लोगों को यहां पर गलत मार्ग पे लेकर जाता है, एक सीधे पर लेकर जाता है, तो ये आप लोगों को चूज करना होता है कि आप लोगों को कहां पर जाना है। तो इसी तरीके से यहां पर भी सिचुएशन आप लोग देखिए, क्लास में कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो बुरे होंगे, कुछ अच्छे होंगे, तो आप लोगों को खुद चूज करना पड़ेगा कि अच्छे दोस्त के साथ में रहना है, बुरे दोस्त के साथ में रहना है। तो ये आप लोगों का डिसीजन यहां पर होता है। तो वहां पर भी आप लोगों को कई सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीजें ऑनलाइन में नहीं सीख पाओगे। ऑनलाइन में क्या कर रहे हो, आप लोग घर पर बैठकर लेक्चर देख रहे हो, अपने रूम में बैठकर लेक्चर देख रहे हो, ठीक है। वहां पे आप लोग जो भी सीखोगे वो लेक्चर के थ्रू सीखोगे। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन करा करो, कमेंट बॉक्स में जाकर एक दूसरे से क्वेश्चन पूछा करो, डिबेट डिस्कशन, वहां पर आप लोग कम से कम कुछ तो कर सकते हो, एक क्लासरूम जैसा माहौल तो बना सकते हो। तो ये मैं हमेशा आप लोगों को इसीलिए बोलता हूं ताकि आप लोग कमेंट बॉक्स में ऐसा माहौल मिलता रहे, एक दूसरे से सीखो। जब भी मैं आप लोगों को आंसर राइटिंग की बात करता हूं तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप लोग पहले दिन से आंसर राइटिंग लिखना स्टार्ट कर दो। मैं हमेशा आप लोगों को ये बोलता हूं कि पहले सीखो जो आंसर लिख रहे हैं वो कैसे लिख रहे हैं। आप लोग अपने टॉपिक्स को कंप्लीट करो, जो भी टॉपिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग एनसीईआरटी को कंप्लीट करो। उसके बाद में जो एनसीईआरटी के पीछे मान लीजिए एक चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया, तो पहले एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनका आंसर लिखने की कोशिश करो। तो इस तरीके के पैटर्न में आप लोगों को चलना पड़ेगा। पहले दिन से ही आप लोग ये मत सोचो कि अर्जुन की तरीके से चिड़िया की जो मछली की आंख है उसमें आप लोग निशाना लगा दोगे, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो अगर आप लोग बिना अंडरस्टैंड किए हुए आगे बढ़ोगे तो फिर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो यहां पर जो बात बोली गई है वो टॉप डाउन अप्रोच है, यानी कि अब प्लानिंग कमीशन वाली चीजें बन गई है। यानी कि एक तरीके से ऊपर से यहां पर टीचर पढ़ाएगा और बच्चों को बस बैठकर सुनना है, ठीक है। पहले जब अगर एक क्लासरूम में जाकर बैठते हैं तो बच्चे भी डिबेट डिस्कशन कर सकते हैं। नीति आयोग बनना चाहिए बेसिकली, नीचे से चीजें निकल कर आए और ऊपर हो। हालांकि यहां पर भी वो चीज की जा सकती है, जैसे कि आप लोगों से कई बार मैं पूछता हूं कि हाँ इस टॉपिक पर लेक्चर बनाना है नहीं बनाना है। अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए, तो उसको उस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। पर लेकिन ये डिपेंड करता है अलग अलग रीजन के ऊपर में, ठीक है। कौन कितना इंटरेस्ट ले रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बस पैसे के लिए पढ़ाते हैं, तो वो थोड़ी ना कि बच्चों को इतना ध्यान देंगे कि बच्चे क्या कर रहे हैं। उनको तो बस एक लेक्चर कंप्लीट करना है और निकल जाते हैं, उसका पेमेंट मिलता है और चले जाते हैं। वो बच्चों का सही गलत से उनको कोई मतलब नहीं होता है, उनको अपने लेक्चर से और अपने पेमेंट से मतलब होता है। तो ऐसी चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो बेसिक फंडा यहां पर यह है कि एक तरीके से जो आज की डेट में ये ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म हो रहे हैं, यहां पर मैक्सिमम चीजें आप लोग किस तरीके से यहां पर कंज्यूम कर पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि टीचर जो है वो क्रिएटर बन गया है और स्टूडेंट जो है वो कंज्यूमर बन गया है। तो ये एक तरीके से ये वाली चीजें होने लगी है। जैसे मान लीजिए किसी प्लेटफॉर्म पर आप लोग जाते हैं तो हर एक इंसान कुछ ना कुछ बेच रहा है, तो एक तरीके से बच्चों को कस्टमर की तरीके से देखा जा रहा है कि हाँ ये कुछ ना कुछ खरीद लेगा। और जहां पर भी कस्टमर और प्रॉफिट और लॉस वाली बातें आ जाएगी, वहां पर एजुकेशन रह नहीं सकती है, क्योंकि एजुकेशन इन सब चीजों से थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है। हालांकि ये अलग बात है कि सबको रोजी रोटी चाहिए, पर लेकिन हाँ अगर उसको बिजनेस में बहुत ज्यादा घुसा दिया जाएगा तो फिर थोड़ी सी चीजें जो है वो बहुत गलत तरीके से हो जाएगी। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि हेल्थ और एजुकेशन जो है या तो आप लोग फ्री प्रोवाइड कराओ या फिर अफोर्डेबल रेट पर प्रोवाइड कराओ ताकि सब ले सके उसको। पर लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, उसको एक तरीके से बिजनेस की तरीके से ज्यादा देखा जाता है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट यहां पर कर देता है। तो टीचिंग और लर्निंग की जो स्किल है वो टीचर ऐसा नहीं है कि बच्चे ही सीखते हैं। जब हम लोग क्लास में जाते हैं टीचर भी बहुत कुछ सीखता है। कई बार बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, टीचर को पता नहीं होता है, तो टीचर जाकर उनको सर्च करता है और फिर उसके बाद में आंसर देता है अगले दिन क्लास में आकर। तो ये भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ऑफलाइन में बच्चे भी इतना ही सीखते हैं और टीचर भी इतना ही सीखते हैं। हालांकि चीजें ऑनलाइन में भी पॉसिबल है अगर दोनों इंगेजमेंट कर रखते हैं। जैसे आप लोग कई सारे क्वेश्चन पूछते हो कि हाँ सर ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो ये चीजें ऑनलाइन में भी पॉसिबल है। पर लेकिन उसके लिए आप लोग को एक अच्छे लेवल पर चीजें प्रोवाइड करानी पड़ेगी। अच्छे लेवल पर आप लोग यहाँ पर एक तरीके से माहौल प्रोवाइड कराना पड़ेगा, क्योंकि कई बार अगर क्लास में आप लोग बैठे किसी टीचर को गाली नहीं दे सकते हैं। अगर ऑनलाइन में आप लोग बैठे हैं, जरा से टीचर ने कुछ गलती कर दी तो उसको गालियां बकना स्टार्ट कर देते हैं। ये तो चलिए अब तक अच्छी बात है कि मुझे नॉर्मली कोई गाली नहीं पड़ती है, पर लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने देखी है कि जरा सी किसी से गलती हो जाती है तो उसको दुनिया भर की गाली देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीजें क्या है, ओपन प्लेटफॉर्म है, फ्री में आ रहे हैं, जब मन करा तब खोल लिया। तो यहां पर एक तरीके से टीचर की जो रेस्पेक्ट है वो भी यहां पर ऑनलाइन में काफी कम हो जा रही है। एक तो बिजनेस की तरीके से उसको देखा जा रहा है, वहां पे कम हो जा रही है, और दूसरा यहां पर कुछ ऐसा माहौल बन जाता है कि इस तरीके के जो कमेंट आते हैं, इस तरीके गाली गलौज होने लगती है, तो वो भी एक गलत चीजें यहां पर देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से जो टीचर है अगर वो ऑफलाइन पढ़ा रहा है तो वो एक तरीके से एन इंटेलेक्चुअल मिडवाइफ की तरीके से काम करता है। यानी कि बच्चे को पढ़ाने का काम नहीं करता ओनली, उसका आइडियाज क्रिएट करना, उसको इनसाइट प्रोवाइड कराना, एक क्रिटिकल थॉट प्रोवाइड कराना, उसको एक डिबेट और डिस्कशन करें वो वाली चीजें प्रोवाइड कराना, जो कि क्लासरूम के एनवायरनमेंट में ही पॉसिबल है। ऑनलाइन वो सारी चीजें पॉसिबल ज्यादातर नहीं हो पाती हैं। ये बातें यहां पर राइटर बोल रहे हैं। देखिए फिर से मैं वही बोलूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि ऑनलाइन चीजें सही नहीं है, बस ये है कि ऑफलाइन में यहां पर 50-60 बच्चे बैठ के एक जगह पढ़ते हैं तो वहां पर क्या रहता है, आसानी से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, टीचर से इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन में 50-50 हजार बच्चे एक साथ देख रहे हैं तो वहां पर वो चीजें थोड़ी सी टफ पड़ जाती है, ठीक है। तो वो सिचुएशन यहां पर देखने को मिलती है।
हालांकि सॉल्यूशन है उसका भी कि कमेंट इकट्ठा करो जो जो भी आप लोगों को लगते हैं और वीक में या फिर डेली जब भी सुटेबल लगे एक वीडियोस के ऊपर बना दो जो भी बच्चों के डाउट हो। तो सॉल्यूशन तो है पर लेकिन उसको इतनी मेहनत करेगा कौन, सबसे बड़ी बात तो यहां पर ये मेहनत थी। तो सबसे बड़ी कंडीशन है कि हर एक इंसान को शॉर्टकट चाहिए, मेहनत करना कोई नहीं चाहता है। तो ऑनलाइन जो बेस सिस्टम है यहाँ पर वो एक तरीके से यहाँ पर जो बात की जा रही है यंग टीचर जो स्टूडेंट है यहाँ पर, ठीक है, तो एक तरीके से रोप किया जा रहा है, लूटा जा रहा है। यहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिलेगी। जो टीचिंग लर्निंग है एक दूसरे से जो नॉर्मली ऑफलाइन में होती है, एसेंशियल जो लेसन सीखने को मिलते हैं वो यहाँ पर नहीं आप लोगों को मैक्सिमम देखने को मिलेगी। तो ये सिचुएशन जो है जो आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। इसी के साथ में अगर बात करें हायर एजुकेशन ऑनलाइन के बारे में, तो ये एक तरीके से जैसे इसको ऐसे बोला जा रहा है, अगर ऑनलाइन एजुकेशन आप लोग कर देते हो हायर लेवल पर, यानी कि जैसे कि आप लोग बात करें इंजीनियरिंग के बारे में, ठीक है, मान लीजिए आप लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको ऑनलाइन कैसे एक्सपेरिमेंट आप लोग कर पाएंगे क्लासरूम में। तो अगर उसको ऑनलाइन कर देते हैं ऐसा होगा जैसे क्रिकेट, फुटबॉल और बॉक्सिंग को ऑनलाइन कर दिया है, यानी कि एक तरीके से सारी चीजें ऑनलाइन यहां पर देखने को मिल रही हैं। तो वो चीजें पॉसिबल ही नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी है जो प्रैक्टिकली आप लोग ग्राउंड में ही करनी पड़ेगी, तो वो सारी चीजें वहीं पर ही पॉसिबल है। तो क्लासरूम में क्या क्या होता है, डायलॉग होता है, डिबेट होता है, डिसएग्रीमेंट भी होता है, कई बार असहमत होते हैं कि तुम्हारे विचार से मुझे सहमति नहीं है, तो वो भी चीजें देखने को मिलती है। फ्रेंडशिप होता है, कई सारी लर्निंग और प्रैक्टिस सीखने को मिलती है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं काफी अच्छे होते हैं, उनसे आप लोग अच्छी चीज सीख पाते हो। कुछ ऐसे होंगे जो दारू शराब वगैरह बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते पाएंगे, तो कुछ उनकी संगति में लग जाते हैं। तो हर तरीके का माहौल देखने को मिलता है। तो एक डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी भी आप लोग यहाँ पर आती है कि क्या सही है और क्या गलत है, उसमें पहचान आप लोग को देखने को मिलती है। तो आप लोग एक अच्छा डिसीजन लाइफ में ले पाओगे अगर इसको अंडरस्टैंड आप लोग कर पाओगे। तो ये सारी चीजें क्लासरूम में सीख पाओगे आप लोग। तो ये काफी दिलचस्प होगा कि यहां पर जो स्वयं ये प्लेटफॉर्म है ये कितने लेवल पर यहां पर चीजें प्रोवाइड करा पाता है। हालांकि बोला गया अभी यहां पर कि इंजीनियरिंग, मेडिसिन, डेंटल, फार्मेसी, नर्सिंग, आर्किटेक्चर और इसी के साथ में एग्रीकल्चर और ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जैसे यहां पर फिजियोथेरेपी, ये सारी चीजों को नहीं कोशिश करेंगे ऑनलाइन लाने की, क्योंकि सारी ये चीजें जो है वो लैबोरेटरी और प्रैक्टिकल वर्क है। तो यहां पर ये चीजें पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसके बारे में इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं यहां पर बात करूं तो वो ये है कि जैसे साइंस हो गया, ठीक है, सोशल साइंस हो गया, ह्यूमैनिटी वाले जो सब्जेक्ट हो गए जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये कई सारी चीजें क्या है लेक्चर और थ्योरी बेस्ड चीजें यहां पर देखने को मिलती है। तो इनको आसानी से पढ़ाया जा सकता है, पर लेकिन इनमें भी कई बार चीजें ऐसी होती हैं जो समझानी पड़ती हैं, ठीक है, जो कि एक तरीके से प्रॉपर वे में एक जो क्लास में अच्छी तरीके से समझाई जा सकती है, वो कई बार इस तरीके से ऑनलाइन माहौल नहीं मिलता है। तो वो चीजें देखने को मिलती है क्लासरूम में। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आइडिया रहते हैं, ओपिनियन रहते हैं, इंटरप्रिटेशन आप लोगों को देखने को मिलती है। मान लीजिए एक बच्चे से पूछा गया कि इस शब्द का मीनिंग तुम बताओ, दूसरे से पूछा गया तुम बताओ, तो दोनों ने अलग अलग बताया। तो कुछ चीजें आप लोग वहां पर माहौल में देखोगे तो सीखोगे, ठीक है। काउंटर आर्ग्यूमेंट होंगे, आपने कुछ बोला, सामने वाला बोलेगा सर ये सही नहीं है, तो उस पर एक डिबेट, अच्छा डिस्कशन होगा। तो सारी चीजें एक तरीके से इंक्लूसिव क्लासरूम में आप लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। ऑनलाइन थ्योरी आप लोग सीख सकते हो, पर लेकिन प्रैक्टिकल जो ये लाइफ की चीजें हैं ये ऑफलाइन ही आप लोगों को उस माहौल में देखने को मिलेगी। अब यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के चलते जो चीजें ऑनलाइन की जा रही है, तो एक तरीके से जो एजुकेशन का मीनिंग है उसी को डाइल्यूट किया जा रहा है, ठीक है। तो बोला तो जा रहा है कि हाँ सारी चीजें जो है जो प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ठीक है, पर लेकिन एक्चुअल में क्या हम लोग वो सारी चीजें प्रोवाइड करा पाएंगे? ये बिल्कुल इसको ऐसे समझिए, एक जगह पर बाग लगा हुआ है पूरा, और उस बाग को वहां से काट दो और काटने के बाद में वहां पर फैक्ट्री लगा दो और फिर बोलो कि दूसरे एरिया में इतना ही बड़ा बाग हम लोग को लगाना है। तो आप लोग कितना पॉसिबल लग रहा है कि वहां पर वो बाग उसी तरीके का होगा? वहां पर बहुत सारे ऐसे होंगे, पेड़ नहीं होंगे, बहुत सारी घास फूस नहीं होगी, बहुत सारे कीट पतंगे नहीं होंगे। तो कोशिश तो की जाती है कि नया बाग बना दिया जाए, वहां पर ले जाके पेड़ को काट के एक जगह फैक्ट्री लगा के, पर लेकिन ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो वही चीजें जो ऑफलाइन चीजों में आप लोगों को मिल पाएगा वो ऑनलाइन चीजों में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो पेंडेमिक जो है यहाँ पर इसको एक हेलमेट की तरीके से यूज करो। हेलमेट की तरीके से मतलब अगर आप लोग बाइक पर जा रहे हो तो वो हेलमेट आप लोग का जो सर सेव करता है उसकी कोशिश करो। इसको कंप्लीटली ये ना कि अपना लो आप लोग ऑनलाइन ही सारी चीजें कर रहे हो, तो वो चीजें सही नहीं है। ऑफलाइन चीजें अपनी जगह रहने दो, ऑनलाइन अपनी जगह रहने दो। यानी कि एक ऐसी चीज है, मान लीजिए आप लोग चाय पीना पसंद करते हैं, घर में चाय नहीं है, कॉफी का पाउच पड़ा है तो आज कॉफी बना लेते हैं, पर लेकिन ऐसा नहीं है चाय पीना पसंद नहीं है और फिर डेली कॉफी बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो वो कंडीशन यहां पर नहीं होनी चाहिए। हालांकि मुझे जो है बेटर अगर तरीके से देखा जाए चाय के कंपेयर में कॉफी ज्यादा बेटर लगती है, तो वो चीजें अपनी जगह है, पर लेकिन एक तरीके से मैं बता रहा हूं कि जो चीजें आप लोग करना चाह रहे हैं उसको छोड़कर मतलब दूसरी में लग जाए और बस उसी को पैटर्न को पकड़ ले। तो एक तरीके से यहां पर वही बात की जा रही है कि ऑफलाइन अभी पेंडेमिक चल रहा है तो उसको छोड़ सकते हैं, पर लेकिन जैसे यहां पर ये चीजें नॉर्मल होती है तुरंत आप लोगों को उसमें आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आर्टिकल। आई होप कि आप लोग एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा माइंड में। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर बताना। छोटा सा पॉइंट इसके बारे में भी आप लोग यहां पर देख लीजिए, जो मैंने आप लोगों को बोला था। यहां पर ये साइड वाला जो पेज था ग्राउंड जीरो वाला, यहां पर क्या बात की जा रही है? ऑनलाइन अभी बोला जा रहा है कि ऑनलाइन चीजें लेकर आनी है। आज की डेट में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, बहुत सारे राज्य तो छोड़िए, मैं आप लोगों के लिए लेक्चर लेकर आता हूं तो काफी ज्यादा टाइम लग जाता है कई बार अपलोड करने में, ठीक है। यहां पर कई बार नेटवर्क नहीं आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना पड़ता है मैक्सिमम कई बार टाइम जब यहां पर नेटवर्क कनेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझिए, जिस चीज को हम लोग बात करें कि ऑनलाइन लाना है उसका बेस ही अब तक यानी कि मकान रख दिया गया, पर लेकिन नींव जो है उसकी खोखली है। तो किस तरीके से आप
लोग उसके ऊपर मकान बना पाओगे। तो यहां से जो चीजें आप लोगों को ये देखने को मिल रही है यहां पर कि हाँ आप लोग यहां पर एक तरीके से ऑनलाइन सिस्टम तैयार करना है तो इंटरनेट तो कम से कम होना चाहिए। नेटवर्क लेने के लिए इंसान को बाहर आना पड़ रहा है, तो कितने हद तक ये वाजिब है कि हाँ इसको पॉसिबली इंप्लीमेंट आप लोग कर पाएंगे। तो सबसे पहले एक ढांचा तैयार कीजिए, उसके बाद में आप लोग देखिएगा, क्योंकि अगर मोबाइल में भी यहां पर नेटवर्क नहीं आ पा रहे हैं तो फिर ये कहां तक वाजिब है। जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन के बारे में मैंने बताया था, 2G नेटवर्क प्रोवाइड वहां पर कराया जा रहा है कई सारे एरिया में, कई सारे बच्चे जो लेक्चर देखते हैं तो फिर वहां से भी चीजें सीखने को मिलती है कि क्या ये सही है, क्या आप लोग सही पैटर्न में चल रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर ये बात कर रहा है राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान आप लोग यहां पर पहले मैप में एक बार देख लीजिए, तभी आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। तो ये हो गया राजस्थान यहां पर, ठीक है। पंजाब टच कर रहा है, हरियाणा, इधर आप लोग यहां पर देखिएगा उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और यहां पर गुजरात हो गया। अभी इसके बारे में आर्टिकल क्या है, तो यहां पर बात की जा रही है पॉलिटिक्स के बारे में। तो पॉलिटिक्स है पर लेकिन आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बताऊंगा जो कि आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेंगे। बात की जा रही है जो राजस्थान में अभी पॉलिटिकल उथल पुथल देखने को मिल रही है, तो वो राजस्थान में यहां पर वही पेंडेमिक के ड्यूरेशन में, तो थोड़ा सोचने वाली बात है। यानी कि अभी क्या चल रहा है यहां पर, वो जिस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलता है कि आज के डेट में राजस्थान के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, पर लेकिन जो कांग्रेस के पास में यहां पर स्ट्रेंथ है 200 मेंबर की यहां पर असेंबली है। यहां पर जो इनकी जो बेसिकली ये असेंबली है 200 मेंबर की है, कांग्रेस के पास में 107 है, बीजेपी के पास में 76 है। तो यहां पर अभी जो कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा वो अनसेटल्ड करने की कोशिश की जा रही है जो अशोक गहलोत की गवर्नमेंट है, यानी कि उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो बीजेपी के प्रेसिडेंट के द्वारा हालांकि ये बोला गया कि हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये कांग्रेस के अंदर की कलह है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये आपस में ही लड़ रहे हैं, यहां पर हम इसमें कोई हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इनका खुद का ये पर्सनल इंटरनल मैटर है जो यहां पर लड़ रहे हैं कांग्रेस वाले। तो क्या बोला गया, कांग्रेस वाले क्यों लड़ रहे हैं, कांग्रेस वाले इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि पावर चाहिए यहां पर, ऐसा बोला गया। सचिन पायलट यहां पर ये सोच रहे थे कि जो चीफ मिनिस्टर उनको बनना चाहिए, लेकिन अशोक गहलोत को चीफ मिनिस्टर बना दिया, क्योंकि जो मैक्सिमम यहां पर इलेक्शन में जो पूरी जोर लगाया गया उस टाइम पर पूरा नाम जो चल रहा था वो सचिन गहलोत, ये सचिन पायलट का यहां पर चल रहा था, पर लेकिन अशोक गहलोत को यहां पर अनफेयरली डिनाई कर दिया गया और अशोक गहलोत को यहां पर एक तरीके से चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। तो ये बात बोल रहे हैं बीजेपी वाले कि यहां पर जो कंडीशन है वो खुद ही के अंदर चल रही है इनकी, इसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है। पर लेकिन जो राइटर है वो थोड़ा सा इसको अलग तरीके से देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि राज्यसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, तो ये चाह रहे हैं कि राज्यसभा में इनकी मेजोरिटी हो जाए अच्छी खासी, जिससे कि अगर कोई भी इनको बिल आगे चलकर पास कराना है ये उसको आसानी से पास करा सके। तो इसी के चलते क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि तोड़ लिया जाए जो मेंबर होते हैं उनको किसी न किसी तरीके से। तो वही बात यहां पर बोली जा रही है, पास्ट में भी ऐसा देखने को मिला है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम हो रहा है। जैसे कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश में आप लोगों ने देखा अभी रिसेंटली किस तरीके से गवर्नमेंट को तोड़ मोड़कर गवर्नमेंट यहां पर बनाएगी। तो ये क्या होता है, सबसे बड़ी बात क्या होती है, मान लीजिए आप लोग के एरिया में कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसको आप लोग वोट देते हैं, तो वोट जिताकर आते हैं कि आप पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का, यार मान लीजिए आप लोग को इंटरेस्ट है कि हाँ यार बीजेपी का पार्टी का है और इसको वोट देते हैं। अब आगे चलकर क्या हुआ, ये बीजेपी के पार्टी का जो मेंबर था ये टूटकर चला गया, दूसरी पार्टी में जाकर जुड़ गया, तो इनडायरेक्ट वे में तो आप लोगों को धोखा मिल गया। आप लोगों ने तो जो बीजेपी को दी थी वोट पर, लेकिन जाके मिल गया कांग्रेस में वो या फिर किसी दूसरी पार्टी में जाकर मिल गया। तो ये जनता के साथ में धोखा यहां पर हो रहा है, वोट दे रहे हैं किसी को और जाकर पहुंच जा रहे हैं कहीं। कई बार तो यहां पर ये लालच दिया जाता है, करोड़ों में यहां पर खरीदा जाता है, कई यहां पर रुपए दिए जाते हैं और कई बार यहां पर धमकी दी जाती है कि ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारे साथ में ऐसा कर देंगे। तो उसके चलते भी मास रेजिग्नेशन यहां पर जो लेजिस्लेटर है उनका देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं है कि ये महाराष्ट्र, ये यहां पर मध्य प्रदेश और कर्नाटक में देखने को मिला, ऐसा पहले भी गोवा में और मणिपुर में भी यहां पर ऐसा पहले हो चुका है। तो ये जो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है जिसके बेस पर हम लोग चिल्लाते हैं कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है, ये कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा दे रही है डेमोक्रेसी के ऊपर। क्योंकि जब कोविड-19 के साथ में मध्य प्रदेश जूझ रहा था उस टाइम पर कमलनाथ गवर्नमेंट जो मध्य प्रदेश की थी उसको ह्यूमिलिएशन यहां पर देखने को मिला। एक तरीके से कमलनाथ गवर्नमेंट को नहीं, यहां पर राइटर जो डेमोक्रेसी का ह्यूमिलिएशन बोल रहे हैं, क्योंकि जब यहां पर जनता जो जूझ रही है उस टाइम पर क्या किया जा रहा है, उस टाइम पर डेमोक्रेसी के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो डेमोक्रेसी के नाम पर एक कलंक लगाया गया, यहां पर उसकी गवर्नमेंट जो चुनकर आई थी जनता के द्वारा उसको गिरा दिया गया और खुद की गवर्नमेंट वहां पर बना ली गई। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण अभी रिसेंटली देखने को मिल रहे हैं। तो बीजेपी का प्लान सेम यहां पर बोला जा रहा है राजस्थान के अंदर, एक तरीके से अराजकता को क्रिएट कर देना राजस्थान के अंदर, जैसा मध्य प्रदेश के अंदर किया गया है। इससे क्या होगा, काफी चीजें यहां पर ये कंट्रोल कर पाएंगे अपने हिसाब से, जैसे राज्यसभा की सीट इनको मिल पाएगी। पर लेकिन राइटर जो बोल रहे हैं कुछ तो शर्म करनी चाहिए, पेंडेमिक चल रहा है यहां पर और आप लोग ऐसी हरकतें कर रहे हो। तो ये राइटर यहां पर उस तरीके से उसको बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो स्टेट है, अगर स्टेट के बारे में आज की डेट में आप लोग बात करते हैं तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अगर बनती है तो आप लोग ये समझिए कि बीमारी को कंट्रोल करने में और ज्यादा अनसक्सेसफुल हो पाएंगे। और यहां पर अगर आप लोग देखेंगे, अगर इस लिस्ट के अंदर अगर आप लोग यहां पर देख सकते हैं तो राजस्थान यहां पर
पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे पर तमिलनाडु, तीसरे पर दिल्ली, चौथे पर गुजरात, पांचवें पर उत्तर प्रदेश और छठे नंबर पर राजस्थान है 12,000 केसेस के साथ में, ठीक है। 272 लोगों की जान जा चुकी है। तो ये सिचुएशन और ज्यादा खराब हो सकती है अगर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ढंग से काम नहीं कर पाई यहां पर, अगर पॉलिटिकल पार्टी यहां पर अभी एक तरीके से टूट गई बीच में, क्योंकि अभी राजस्थान के द्वारा काफी सारे स्टेप उठाए गए और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी यहां पर ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो राइटर जो बोल रहे हैं दिस इज नॉट गुड टाइम, ये गुड टाइम नहीं है पावर को सीज करने का और अनएथिकल तरीके से। पहला तो ये बोला इनके द्वारा कि ये अच्छा टाइम नहीं है पावर को सीज करने का, फिर यहां पर ये भी बोल रहे हैं कि अच्छा टाइम हालांकि कोई नहीं होता है अगर अलग तरीके से, अगर गलत तरीके से आप लोग काम करते हो। यानी कि यहां पर ये बोला जा रहा है आप लोग यहां पर क्या करो, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जीत कर आए हैं उनको पैसा देकर, उन पर दबाव डालकर आप लोग उनको पार्टी में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो ये बोल रहे हैं कि यहां पर ये सही नहीं है, अनएथिकल है। दूसरा बोल रहे हैं कि ये किसी भी टाइम पर सही नहीं होता है, यानी कि अगर किसी भी टाइम आप लोग ऐसी हरकतें करने की कोशिश करें तो ये किसी भी टाइम पर सही नहीं है, गलत हमेशा गलत ही होता है। तो ये आप लोगों को ऐसे देखना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एक तरीके से, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा ये समझिए जो आप लोग कोरिलेट कर पाएंगे। हमारे संविधान में 52वां अमेंडमेंट किया गया 1985 में, तो उसमें 10th शेड्यूल यहां पर ऐड किया गया जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ आप लोग बोलते हैं। आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 देखने को मिलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। तो कौन कौन यहां पर जिनको यहां पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर, चार कंडीशन है, इंडिपेंडेंट मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले, कोई नॉमिनेटेड जो यहां पर बंदा है, ठीक है, अगर वो नॉमिनेटेड बंदा है ज्वाइन कर ले किसी पॉलिटिकल पार्टी को आफ्टर 6 मंथ, ठीक है, नॉमिनेशन। इसी के साथ में यहां पर जो मेंबर है यहां पर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को वॉलंटरी गिव अप दे दे, यानी कि बीजेपी से जीत कर आया फिर पार्टी को छोड़ दिया तो उसको यहां पर कर दिया जाएगा। अगर वोटिंग के लिए यहां पर कोई बिल पास होना है और ये बुलाते हैं यहां पर, उससे यहां पर एक तरीके से ये यहां पर पार्टिसिपेट न करें तो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक्सेप्शन है कुछ यहां पर, अपवाद जिसको आप लोग बोलते हैं, स्पीकर या फिर चेयरमैन अगर यहां पर रिजिग्नेशन देता है तो उसको यहां पर इसके अंदर कैटेगरी में नहीं डाला जाता है, क्योंकि उसको मानता है कि इंडिपेंडेंट पोस्ट है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर यहां पर टूट कर जाते हैं। मान लीजिए मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई उसमें 12 मेंबर हैं, ठीक है, तो 2/3 जो है वहां से टूटकर चले गए तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 8 मेंबर वहां से टूट के चले गए। मान ली 12 मेंबर में से 8 ही टूटकर चले गए तो क्या औकात रह गई पॉलिटिकल पार्टी की। तो इसका मतलब ये कि इससे अच्छा तो टूटकर ही चले जाए, वो सही है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहां पर रहता है जो कि यहां पर सारे डिसीजन लेता है डिस्क्वालिफिकेशन के, तो कई बार प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी यहां पर हरकतें करता हुआ नजर आता है जो कि लोकसभा का स्पीकर होता है। इसलिए बोलते हैं इसके लिए कोई इंडिपेंडेंट पोस्ट होनी चाहिए जो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को टैकल कर सके। ये भी आप लोगों ने कई बार सुना होगा, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर, ये आर्टिकल जो बात कर रहे हैं ये तमिलनाडु के बारे में बात कर रहे हैं। तमिलनाडु में भी कई सारे एरिया को क्या किया गया, चेंज किया गया, उनकी जो लैंग्वेज है बेसिकली कई सारे एरिया का। तो यहां पर कई सारी बातें बोली जा रही है, जैसे कि यहां पर बोला जा रहा है कि स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन जो होती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में ही है, वो आप लोगों को तमिल लैंग्वेज में भी देखने को मिलेगी। तो वहां पर भी ये सारी चीजें होती हैं। अभी 1018 सिटीज और टाउन जो लोकेलिटीज हैं उनके नाम जो है वो चेंज किए गए हैं। गजट नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो अप्रैल 1 2020 जो है यहां पर इसके अंदर डाला गया, जिसके चलते अभी यहां फॉरवर्ड कर दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कमिटी हेडेड मिनिस्टर और जो तमिलनाडु जो लैंग्वेज और कल्चर मिनिस्टर है उनको सबको ये चीजें ट्रांसफर कर दी गई हैं। इसी के साथ में रेवेन्यू एंड डिजास्टर जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उनको भी बोला गया रिकॉर्ड्स को हैंडल करके चलो। रूरल और अर्बन एरिया में जो भी नाम है सबको नोटिफिकेशन फॉरवर्ड कर दिए गए हैं। तो यहां पर जो नाम है उनको एक तरीके से इंग्लिश साइड करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि एक तरीके से रूट। देखिए बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए आप लोगों का नाम है, ठीक है, आप लोग कई बार देखते हैं कि इसका नाम का मीनिंग क्या है, तो रूट देखा जाता है बेसिकली कहां से क्रिएट वो होकर आ रहा है। कई बार नाम कुछ आप लोग कुछ और रख देते हैं तो फिर सोचने वाली बात हो जाती है। जैसे कई सारी बातें बोली गई यहां पर, ये कई सारे नाम हालांकि दिए गए हैं, ये एक बताता हूं, जैसे शिवा गंगा है यहां पर, ठीक है, जहां से यूनियन मिनिस्टर पी चिदम्बरम कई बार चुनकर आए हैं यहां पर, ठीक है, तो इसको यहां पर शिवा गंगई या फिर इसको यहां पर तिरुमल्लई का नाम करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, यानी कि एक तरीके से यहां पर ये कई तरीके के ऐसे नाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो नाम यहां पर चेंज किए जा रहे हैं। कई सारे ऐसे नाम है जो आप लोगों ने पहले भी सुने होंगे, जैसे कोयम्बटूर के बारे में बात की जा रही है तो इसको कोयम्बटूर या फिर वेल्लोर के नाम से बुलाने की बात की जा रही है। तो ये भी सोचने वाली बात है, कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा, देखिए कई बार तो लोगों के माइंड में कंफ्यूजन हो जाएगा इसको लेकर कि क्या क्या यहाँ पर चीजें की जा रही है, ठीक है। फोकस क्या रहेगा यहाँ पर, पब्लिकली और कल्चर या फिर सोशल सेंटीमेंट भी इससे हर्ट हो सकते हैं। यहाँ पर नाम चेंज किए जा रहे हैं चीजों के, क्योंकि अगर किसी का नाम, अगर कोई पर्टिकुलर नाम कोई है ना, उसके साथ में जनता जुड़ी रहती है, उसी नाम को पुकारे जा रहे हैं, अब फिर उसको एकदम आके चेंज कर दिया, कई बार मीनिंग भी उसका चेंज हो गया, तो ये कितने हद तक सही है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। आप लोगों ने अभी देखा होगा इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज किया गया, तो उसके चलते भी कई सारी चीजें, ऐसा नहीं कि वहीं पर ही चेंज हो गया, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में आप लोगों को वो चेंज देखने को मिलता है। जनता आज की डेट में भी उसको उसी नाम से पुकारती है, कितने लोग आज के डेट में प्रयागराज पुकार रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो की जाती है कितने हद तक ये सही है,
और खासकर मीनिंग भी कई बार चेंज हो जाता है उसका नाम का, तो उसके बारे में यहां पर बोला जा रहा है। एक और छोटी सी बात यहां पर बोली गई है, अब तक यहां पर जो मद्रास के नाम से जाना जाता था पूरे तमिलनाडु को, ठीक है, 1959 तक, जबकि मद्रास जो है यहां पर कैपिटल थी, ठीक है, उसको नाम चेंज करके अब चेन्नई किया गया 27 ईयर के बाद में। तो कई सारे ऐसे नाम यहां पर दे रखे जो कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, तो 1000 से ज्यादा नाम यहां पर चेंज किए गए। तो यहां पर चेंज करना स्पेलिंग प्लेसेस का, तो एक तरीके से पब्लिक जो इक्विलिब्रियम है उसको भी डिस्टर्ब करता है और डिफिकल्ट सिचुएशन यहां पर देखने को मिलती है। और अभी सिचुएशन यहां पर वैसे डिफिकल्ट चल रही है पेंडेमिक के चलते, तो थोड़ा सा इन सब सिचुएशन के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है आज का, जिसको एक बार आप लोग देख लीजिए। थार डेजर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा था, बोला जा रहा है थार डेजर्ट जो है यहां पर ये ग्रेट पाकिस्तान डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है पहली स्टेट में। दूसरा बोला गया 15% थार डेजर्ट जो है वो इंडिया के अंदर लोकेटेड है और 85% जो थार डेजर्ट है वो पाकिस्तान के अंदर लोकेटेड है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है? ABCFD। तो पहले सही आंसर बताएगा, उसके बाद में आगे देखिएगा। सही आंसर जो है यहां पर, ये सही आंसर है इसका डी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट है। रीजन क्या है? रीजन थोड़ा समझिएगा। थार डेजर्ट जो है बेसिकली इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर देखने को मिलता है। अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग इसका एरिया देखेंगे तो यहां पर ये आप लोग देखते हैं कि यहां पर 200,000 स्क्वायर किलोमीटर आप लोगों को एरिया इसका देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, या फिर 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, पर लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एरिया आप लोगों से पूछा जाएगा। 17th लार्जेस्ट डेजर्ट है, उसी के साथ में 9th लार्जेस्ट डेजर्ट है सब ट्रॉपिकल डेजर्ट में कैटेगरी में। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, 85% भाग जो थार डेजर्ट का है वो इंडिया के अंदर में है और 15% पाकिस्तान के अंदर में है। तो इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जानते हैं, ना कि पाकिस्तान के डेजर्ट के नाम से जानते हैं। 60% जो डेजर्ट का जो पार्ट है वो हमारी कंट्री में राजस्थान में लाई करता है, बाकी का यहां पर गुजरात, पंजाब, हरियाणा ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर पाकिस्तान की साइड में जाते हैं जो 15% है, तो पाकिस्तान की सिंध प्रोविंस में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर इसके बारे में याद रखिएगा। तो जो बेसिकली विद इन पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस है, थार कंटिन्यू यहां पर एक तरीके से यहां पर कोलेस्टीन डेजर्ट के तरीके से भी इसको देखा जाता है। यानी कि एक तरीके से अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन यहां पर पूछे थार डेजर्ट के बारे में, तो एक बात तो याद रखनी है, इंडिया का नाम इसके साथ में ज्यादा जुड़ा है, क्योंकि 85% भाग इंडिया के अंदर में है। जैसे अभी वेस्टर्न घाट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, कितने राज्य वेस्टर्न घाट के साथ में टच करते हैं, तो बताइए आप लोग कितने ऐसे राज्य हमारी कंट्री में जो वेस्टर्न घाट के साथ में टच करते हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो थार डेजर्ट है वो कितने राज्य में फैला हुआ है हमारी कंट्री में, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। फीडबैक आप लोग जरूर दिया कीजिए। अगर लेक्चर पसंद आता है तो आप लोगों को लाइक करना है, पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि डिसलाइक क्यों किया, ताकि आने वाले टाइम में उसको इंप्रूव किया जा सके। यहां से जाकर सारी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, सारी पीडीएफ मैंने यहां पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दी गई है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।